नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एमपीएसआई का जो प्रीलिम्स बैच है, आप इस पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और एमपीएसआई के प्रीलिम्स बैच 2025 में अगर आप गौर करें तो हम ये सारे जो टीचर्स हैं, मैथ्स विवेक सर, इंग्लिश अरुण गौतम सर, रीजनिंग आदर्श सर, हिंदी दुर्गेश सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी सिविक्स रोहित सर पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री सिद्धांत सर, साइंस शैलेंद्र सर और कंप्यूटर सी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपका कंप्यूटर का टीचर हूं और मैं आपका करंट अफेयर्स का टीचर हूं। तो हमारी क्या रणनीति होगी इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, आप जो कोर्स की फीस है वैसे तो 1499 की बैच है ये, लेकिन आप इसको केवल 999 में अवेल कर सकते हैं और ये 25 अक्टूबर तक ही आपको यहाँ पे मौका मिलेगा शाम को 7 बजे। तो जितनी जल्दी हो सके आज ही इस बैच को ज्वाइन करें। अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए बैच से रिलेटेड तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9311775202। यहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल जाएंगी बैच से रिलेटेड। अगर आप में मन में कोई भी डाउट है तो जो हमारी टीम है वो आपको बेस्ट गाइडेंस देने वाली है, आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी देने वाली है ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो और फिर हम आपके लिए मेंस में भी तैयार रहेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले अग्रिम बधाइयां देता हूं कि आप लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो। ये बहुत स्पेशल बात है कि जल्द आप सिलेक्ट हो सकते हो एमपीएसआई की तैयारी करते करते। अब देखो, यहां पर सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं और पिछले लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स को हम पूरा यहां पे कवर करेंगे। तो मैं आपको यहां पे इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके, और वो करंट अफेयर्स की क्लास आपने देख ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। अभी हम यहाँ पे सितंबर महीने के जो करंट अफेयर्स हैं मंथली, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले मैं पूरा सितंबर महीने का खत्म करूंगा, फिर मैं आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इसके अलावा अगस्त और फिर जुलाई, हर एक महीने का करंट अफेयर मैं पूरा प्रॉपर आपको पूरा पढ़ा दूंगा। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले सितंबर मंथ से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। तो आप यहां पर देखें तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नोबेल अवार्ड है क्या। पहले हम इसको पूरा समझते हैं, फिर हम इन सभी विनर्स के नेम को भी पढ़ेंगे, सब कुछ पूरा डिटेल से जानेंगे। तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से देना स्टार्ट किया गया था नोबेल अवार्ड। और नोबेल अवार्ड दो यहां पर दिए जाते हैं वो एल्फ्रेड नोबेल, जो व्यक्ति हैं एल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। जो नोबेल अवार्ड होते हैं ये यहां पे आपको ध्यान में रखना है, ये दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। अब मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो ली होगी 11th 12th क्लास में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। और फिर इसके बाद रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, और फिर मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और यहां पे लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, और लास्ट हम बात करें तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यहां पे दिए जाते हैं। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड्स दिए जाते हैं। देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है तो इस नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1969 से हुई है, और 1968 में डिसाइड किया गया 1968 में कि हमें नोबेल अवार्ड यहां पर देना स्टार्ट करना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा या शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इन सब को 1901 से नोबेल अवार्ड देना स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब इस बात को यहां पर आप समझिए कि जो नोबेल अवार्ड होते हैं वो अक्टूबर महीने में घोषित होते हैं। अक्टूबर का महीना होता है जब नोबेल अवार्ड्स यहां पे डिक्लेयर किए जाते हैं, और ये दिए कब जाते हैं तो 10 दिसंबर को जो एल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी पुण्यतिथि के दिन ये नोबेल अवार्ड्स यहां पे दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को ये यहां पे घोषित होते हैं, और 10 दिसंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं जिसे कहते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस। क्या बोलते हैं?
वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, विश्व मानव अधिकार दिवस हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो चिकित्सा का नोबेल अवार्ड है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अभी यहां पे मैरी ब्रांको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची, ये यहां पर इन तीनों को नोबेल अवार्ड्स यहां पे दिए गए हैं। और ये जो तीनों अवार्ड दिए गए हैं, इसके एक बेहतरीन सी ट्रिक भी है, तो आपको याद रखना है, शी इज माई फ्रेंड। ठीक है, शी इज माई फ्रेंड, तो आपको इस ट्रिक से भी पूरा याद रहेगा। ठीक है, तो शी से आपको याद रहेगा शिमोन साकागुची, और माई से मतलब मेरा, और मेरा से आपको याद रहेगा मैरी ब्रांको, और फ्रेंड, तो फ्रेंड से आपको याद रहेगा फ्रेड रैम्सडेल। तो इस बेहतरीन से ट्रिक की मदद से आप यहां पर इसको अवार्ड को याद कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपने यहां पर जानी है। अभी अगर हम बात करें कि नोबेल अवार्ड्स में क्या क्या मिलता है, तो नोबेल अवार्ड्स में मिलता है लगभग यहां पे 10 करोड़ रुपए मिलते हैं लगभग। वैसे इसकी जो कॉस्ट है 8.9 करोड़ है, और साल में केवल 3 व्यक्तियों को ही मैक्सिमम नोबेल पुरस्कार दिए जा सकते, इससे ज्यादा व्यक्तियों को नोबेल अवार्ड दिए भी नहीं जा सकते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में को जो नोबेल अवार्ड्स मिला है, आखिर इन्हें क्यों अवार्ड्स मिला है, इसको हम यहां पे पूरा डिटेल से जानते हैं। ठीक है, क्या कारण है कि इनको नोबेल अवार्ड दिए गए हैं, इन्होंने क्या वर्क किया है। ठीक है, तो आप पहले इस बात को समझो कि ये किस देश से हैं। तो मैरी ब्रांको अमेरिका से हैं, फ्रेड रैम्सडेल अमेरिका से हैं, और सिमोन साकागुची किस देश से हैं, जापान देश से हैं। अब देखो आप यहां पर जो अवार्ड्स हैं, इनको क्यों दिया गया इसको समझते हैं। तो देखो, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, प्रतिरोधक प्रणाली होती है, उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी पे उल्टा हमला करने लगता है, और ऐसे डिसीज को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। इस डिसीज को बोलते हैं ऑटो इम्यून रोग। ऐसा डिसीज जिसपे हमारी बॉडी रक्षा करने की बजाय अटैक करने लगती है, इसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। अब यहां पर देखो आप, तो क्या है कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं टी सेल्स। टी सेल्स जो है एक प्रकार का WBC का टाइप है, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इन्होंने टी सेल्स की खोज करी जो हमारे ऑटो इम्यून डिसीज को खत्म करता है। जो हमारी बॉडी हम पर हमला करती है, उससे हमें कौन बचाता है, हमें टी सेल्स बचाते हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया था कि रेगुलेटरी टी कोशिकाएं ये हमले को कैसे रोकती हैं, इस बात को यहां पर इन्होंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। बात समझ में आई आपको। तो आपने नोबेल अवार्ड्स के बारे में सारी जानकारी जानी थी कि नोबेल अवार्ड जो है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक, पीस, और 1901 से स्टार्ट हुआ है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज करी थी, और उसके बाद अभी तक इनके पास 350 आविष्कार है, मतलब 350 अवार्ड इनके पास यहां पे इनोवेशंस हैं। तो 1969 में जो अवार्ड जोड़ा गया था वो अर्थशास्त्र का जोड़ा गया था, ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब हम यहां पे समझते हैं कि फिजिक्स का नोबेल अवार्ड यहां पर किसे मिला है। देखो, जो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, इसके साथ साथ मैं पूरा स्टैटिक जीके भी जोड़ रहा हूं। तो करंट अफेयर्स के साथ जो आपने पहले प्रश्न में सारी जानकारी जानी थी, वो स्टैटिक जीके भी जानी थी। मतलब आपका डेफिनेटली आप ये समझ लो कि आपका यहां से जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो पूरा पका पकाया मिलेगा, बस आपको ये सारी सीरीज को फॉलो करते चलना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है 2025, ये किसे मिला है, ये अगला प्रश्न है। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है, जॉन क्लार्क को मिला है, मिशेल डेवोरेट को मिला है, और जॉन मार्टिनेस को मिला है। अब ये जो अवार्ड दिए गए हैं, आपको याद रखना है, जॉन फिजिक्स की बुक सेल करता है, जॉन फिजिक्स की बुक सेल करता है। ये एक ट्रिक है जिससे आपको नाम याद रहेगा। ठीक है, तो जॉन से आपको 2 नाम याद रहेंगे, जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनेस। फिजिक्स से आपको याद रहेगा कि भौतिकी में ये नोबेल पुरस्कार मिला है, और यहां पे सेल आपको याद रखना है, सेल से आपको याद रहेगा मिशेल डेवोरेट। तो यहां पर तीनों नाम आप यहां पे बहुत आसानी से याद कर सकते हो, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। अब हम ये समझते हैं आखिर इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या काम किया कि इनको फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया है। तो आप पहले समझो
ये तीनों वैज्ञानिक किस देश के हैं? तो तीनों वैज्ञानिक अमेरिका से हैं। कहां से हैं? अमेरिका के तीनों वैज्ञानिक हैं। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनेस, ये तीनों अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और स्वीडन की जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, इन्होंने यहां पर इसकी घोषणा करी है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो इन्होंने एक ऐसा क्या काम किया कि इनको फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला? तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल से समझना होगा। आप यहां पर एक बच्चे को देख रहे हो, ये बच्चा एक बॉल फेंकता है और बॉल यहां पे दीवार में टकराती है और टकरा करके वापस आ जाती है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब किसी बॉल को हम दीवार में फेंकते हैं तो दीवार वापस टकरा करके नहीं आती है, वो दीवार को आर पार करके बाहर चली जाती है। तो इसको कहते हैं टनलिंग। मैं समझाता हूं, ये एग्जांपल आपके दिमाग में सेट हो गया। अब यहां पर देखो, एक सर्किट है, एक सर्किट है यहां पर, आप समझो, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से, प्रतिरोध की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में यहां पे विरोध होता है और वो धीरे धीरे मूव करते हैं, ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ये जो कण है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसको भी पार कर जाएंगे, मतलब उनके सामने कोई बाधा नहीं होगी, कोई हडल नहीं होगा। जबकि ऐसा है कि करंट जब फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस के द्वारा वो रुकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये अवार्ड दिया गया था इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए और एनर्जी के स्तरों की खोज के लिए अवार्ड मिला था। अब आप समझिए क्वांटम टनलिंग क्या होती है। तो क्वांटम टनलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई कण, यानी कोई भी पार्टिकल किसी बाधा, बैरियर को कूद कर नहीं, बल्कि उसके आर पार होकर के निकल जाता है। और वैसे नॉर्मल फिजिक्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, बट क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वो कण उसके आर पार चला जाएगा। तो ये बात समझ में आई होगी, इसको कहते हैं क्वांटम टनलिंग। ठीक है, अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केमिस्ट्री के नोबेल अवार्ड्स की। तो बहुत सारे नोबेल अवार्ड्स अभी मिले हैं, अभी शांति के क्षेत्र में मिल चुका है, साहित्य के क्षेत्र में मिल चुका है। तो मैं आपको सारे ही पढ़ाऊंगा। मैं पूरा सेट बना करके आया हूं कि कौन कौन से अवार्ड्स हमको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब अगला है केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड 2025 हाल ही में किसे मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड 2025 किसे दिए गए हैं? तो आपको याद रखना है, सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी, इन तीन व्यक्तियों को मिला है नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में? यहां पे केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आपको नाम याद रहेगा कि एक कोई रिच व्यक्ति है, ठीक है, एक रिच व्यक्ति है, उसको बहुत तेज से सूसू आई और वो सूसू करते ही मर गया। ठीक है, तो मर गया, आपको याद रखना है, और ये अपने आप में मिस्ट्री है, ये कैसे हो सकता है कि वो मर गया। तो आप इस ट्रिक को याद रखोगे। तो रिच से आपको याद रहेगा रिचर्ड रॉबसन, ठीक है, और सुसुमा, तो ये आपको याद रहेगा सुसुमा कितागावा, और मर गया तो ओमर यागी। ये इन तीन व्यक्तियों को अवार्ड दिया गया है और मिस्ट्री है, तो मिस्ट्री से आपको याद रहेगा कि केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड यहां पे दिया गया है। बात समझ गया? अब देखो, ये जो सुसुमा कितागावा है, अगर आप नाम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जापान से बिलोंग करते हैं, और रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उमर यागी अमेरिका से हैं। इन तीनों देशों, इन तीनों व्यक्तियों के देश के नाम आपसे पूछा जा सकते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। अब यहां पर देखें, इन्होंने खोज क्या करी जिसके लिए इनको नोबेल अवार्ड्स मिला? तो इन्होंने एमओएफ की खोज करी। एमओएफ क्या होता है? यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज करी है। ठीक है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक प्रकार का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से आप ऐसा समझिए, एक रूम है और वहां पर बीच में खाली स्पेस है, तो इस खाली वाले स्पेस से यहां पे केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, और केमिकल प्रोडक्ट्स भी गुजर सकते हैं, और यहां पे गैस भी यहां से गुजर सकता है, गैस भी यहां पे स्टोर हो सकता है। तो गैस और बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं इस संरचना की मदद से। इसका क्या फायदा होगा हमारे लिए? तो इसके लिए हमारे पास ये फायदा होगा कि आप मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है मेटल, ये MOF। दूसरा, पानी इकट्ठा कर सकता है रेगिस्तानी हवा से और वहां पे बारिश भी हो सकती है। तीसरा, यहां पर जो जहरीली गैसेस हैं, जहरीली गैसेस को स्टोर कर सकता है और जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती हैं वो यहां पे तेज करने में ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहां पे केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड भी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं लिटरेचर। तो लिटरेचर के अवार्ड्स को भी हम यहां पे पढ़ लेते हैं। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार यहां पर लाज़्लो क्रास्नहोर्कोई को मिला है। इनका संबंध किस देश से है? तो लाज़्लो क्रास्नहोर्कोई का संबंध दोस्तों हंगरी से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। हम समझते हैं कि आखिर इन्होंने काम क्या किया जिसकी वजह से इनको साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया है। तो यहां पर आप देखें, इनकी एक बुक है, इसका नाम है सता टैंगो। ठीक है, एक प्रकार का उपन्यास नोवेल है। तो ये पहला और सबसे मशहूर उपन्यास, बहुत ही फेमस और फर्स्ट यहां पे नोबेल है जिनके लिए इनको अवार्ड दिया गया है, और ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, लाज़्लो क्रास्नहोर्कोई। ठीक है, तो इनको यहां पे साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, तो इस बुक में क्या बताया गया इसको भी समझते हैं। तो इस बुक में इन्होंने बताया है कि कैसे जो आजकल आतंकवाद है, मतलब टेररिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो टेररिज्म को हम कैसे दूर कर सकते हैं, टेररिज्म की वजह से लोगों के बीच में जो डर पैदा हो रहा है, तो यहां पर हम आर्ट के माध्यम से, कला की ताकत के माध्यम से हम यहाँ पे टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं। इस बुक में इस बात को समझाया गया है। ठीक है, अब देखो, जो नोबेल अवार्ड होते हैं, जो साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया उस पर 10.3 करोड़ रुपए मिले हैं, बाकी में 8 करोड़, लगभग हम बात करें तो 10 करोड़ रुपए यहाँ पे मिलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपको कुछ इंडियंस के बारे में बता देता हूं जिनको नोबेल अवार्ड दिए जा चुके। तो मेरे पीछे आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देख रहे हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1901 में नोबेल अवार्ड, 1913 में नोबेल अवार्ड मिला था और इनको अवार्ड दिया गया था, इनकी कृति है, इसका नाम है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था 1913 में, और पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल अवार्ड यहां पे मिल चुका है साहित्य के क्षेत्र में। और आप यहां पर जो दूसरा व्यक्ति देख रहे हैं, इनका नाम है, क्या नाम है, रूडयार्ड किपलिंग नाम है। इनकी बुक का नाम है द जंगल बुक। तो जंगल बुक ने 1907 में अंग्रेजी के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड यहां पे जीता था, इंग्लिश के क्षेत्र में। चलिए, अब बहुत सारे आपने अवार्ड पढ़ लिए, अब स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बारी है और हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एशिया कप की। अभी रिसेंटली में एशिया कप हुआ है और मध्य प्रदेश में जब भी कोई एग्जाम होता है क्रिकेट से संबंधित सवाल तो आते ही हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि इसको किसने जीता है, पर हमें ये जानना है कि कितने विकेट से जीता, कौन मैन ऑफ द मैच था। आजकल बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, एशिया कप 2025 को हाल ही में किसने जीता है? तो एशिया कप को दोस्तों भारत ने जीता है और भारत ने पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप जीता है। एशिया कप 1984 में स्टार्ट हुआ है और एशिया कप का जो एशिया कप होता है वो एसीसी ऑर्गेनाइज कराता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल कराता है। कोलंबो में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, श्रीलंका में। और यहां पर हम बात करें, इस बार जो एशिया कप हुआ था वो T20 फॉर्मेट में हुआ था और इसका शुभंकर था शेरू। शेरू इसका शुभंकर था, जो कि एक बाघ है, एक टाइगर है। ठीक है, मैच कहां कहां पर हुए थे? तो मैच कहां पर हुआ था दोस्तों? यूएई में हुआ था, 2 जगह पर हुआ था यूएई में, वो भी मैं आपको पूरा बता देता हूं। जो अगला एशिया कप होगा वो बांग्लादेश में होगा, 2027 में नेक्स्ट एशिया कप होने जा रहा है और वो होगा वनडे फॉर्मेट में। ठीक है, तो आइए यहां पे पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को और भी समझ लेते हैं। तो इस बार जो एशिया कप हुआ था वो T20 लेवल का एशिया कप था और ये हुआ है दुबई में, अबू धाबी, यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहां पर शेरू और बाघ इसका शुभंकर था, जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम बात करें तो फाइनल मैच जो था, फाइनल मैच जब हुआ तो भारत ने 5 विकेट से यहां पे जीत दर्ज करी थी
और 9वीं बार एशिया कप भारत ने जीता है। पाकिस्तान को 140 रन का टारगेट था, 146 रन का टारगेट था, भारत ने 150 रन बनाए 5 विकेट खो करके 19.04 ओवर में। यहां पे प्लेयर ऑफ द मैच से तिलक वर्मा, शानदार पारी खेली थी तिलक वर्मा ने, और शुरुआत में लग रहा था कि भारत शायद फाइनल मैच को खो सकता है, लेकिन आखिरी तक टिके रहे और नाबाद 69 रन यहां पे बनाए हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज यहां पर थे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 314 रन बनाए, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं वो कुलदीप यादव थे। ठीक है, 7 मैचों में 17 विकेट लिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, भारत की तरफ से कप्तान थे सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा, ये पाकिस्तान की तरफ से कप्तान थे, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो विनर टीम थी उसको कितना रुपए मिला, तो जो विजेता टीम थी उसको 2.6 करोड़ रुपए यहां पे मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पाकिस्तान थी उनको 66 लाख रुपए मिला है, 66 लाख रुपीज मिला है। और जो अगला एशिया कप होगा मैं आपको बता चुका हूं, बांग्लादेश में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहां पर हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो आपको दिख रहा है, और हम बात करेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 की। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। भारतीय सिनेमा में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 से देना स्टार्ट किए गए हैं। 1969 आपको ध्यान में रखना है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस बार मिला है मोहनलाल को 2023 के लिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहां पे दिया गया है 2023 के लिए, 2025 में अवार्ड दिए गए हैं। और यहां पर मिथुन चक्रवर्ती को 2022 में मिला था, वाहिदा रहमान को 2021 में मिला था, और यहां पर आशा पारेख को 2020 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, ध्यान में रखना है। तो पिछले 4 सालों के मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये कौन है मोहनलाल, तो आप यहां पर तस्वीरों में मोहनलाल को देख रहे हैं, मलयालम एक्टर है मोहनलाल, और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, आपने इनको फिल्मों में देखा होगा। और इनका पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथन, मोहनलाल विश्वनाथन इनका नाम है, मलयालम अभिनेता है, आप मोहनलाल को यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की तो मैं आपको बता भी चुका हूं कि 1969 से दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाना स्टार्ट किए गए हैं, और भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। अब ये भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय होता है जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहां पर देता है, उसकी तरफ से घोषणा होती है, तो ये है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसके मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव इसके वर्तमान यहां पे मंत्री हैं। और अश्वनी वैष्णव आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे भारत के रेलवे मिनिस्टर भी हैं, भारत के रेल मंत्री भी हैं अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो इनको अवार्ड यहां पर दिया गया। अब बात करें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली महिला आप यहां पर देख रहे हो, इनका नाम है देविका रानी रोरिक, ये देविका रानी जी हैं। और इनको क्या मिलता है, तो 10 लाख रुपए का कैश मिला है, एक गोल्डन लोटस मिला है, एक शॉल मिली है, ये इनको कैश प्राइज यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो धुंडीराज गोविंद फाल्के भारतीय सिनेमा के यहाँ पे जनक कहे जाते हैं, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। ये सारा कुछ आपने यहाँ पे पढ़ लिया। हम चलेंगे अगले महत्वपूर्ण नियुक्तियों की तरफ जो आपसे एग्जाम में आ सकता है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो मिथुन मनहास, कौन है? मिथुन मनहास यहां पर बीसीसीआई के ये बने हैं, आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। दीपक मित्तल की हम बात करें तो यूएई के राजदूत हैं, यूएई में राजदूत हैं, यूएई के एम्बेसडर हैं। टीसीए कल्याणी भारत की वर्तमान सीजे बनी, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, तो अकाउंटिंग का काम इनका है। ठीक है, दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के कमिश्नर बने हैं, उच्चायुक्त बने हैं। देखो क्या फर्क होता है उच्चायुक्त का और राजदूत का।
तो जहां जहां पर कॉमनवेल्थ देश होते हैं, जहां जहां पर अंग्रेजों का शासन था, तो वहां के जो ग्रुप ऑफ जो कंट्रीज हैं, जो यहाँ पे समूह है, तो उनको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं। तो कनाडा भी यहाँ पर ब्रिटेन के कभी अधीन था, या इसकी सदस्यता इसने ली होगी, कोई भी। तो वहां पे जब अपॉइंटमेंट होती है तो वहां पे उच्चायुक्त बोला जाता है, और राजदूत किसी भी अन्य देश में, जहां कोई भी देश में अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं तो उसको एम्बेसडर बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं। तो मिथुन मनहास को यहां पर आप देखो, मिथुन मनहास यहां पर आपको दिख रहे हैं, और ये किस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब देखो, रोजर बिन्नी की जगह इन्होंने ली है, क्यों ली है? देखो, बीसीसीआई में रूल होता है कि जिसकी उम्र 70 साल हो जाती है उसको यहां पर अपने पद को त्याग देना पड़ता है। तो इनकी उम्र रोजर बिन्नी की 70 साल हो गई थी, 70 साल के पूरे हो चुके थे। उसके बाद यहां पर मिथुन मनहास को बनाया गया, बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम यहां पर बात करते हैं थोड़ा बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है? बीसीसीआई की स्थापना यहां पर देखिए 1928 में हुई है, बीसीसीआई की स्थापना, ठीक है। और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हैं। देवजीत सैकिया यहाँ पे इनके सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर आपसे पूछा जाए सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं हिमांग आमीन। आशा करता हूं कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, आप पूरा अच्छे से पूरा पढ़ रहे होंगे, पूरी चीजें यहां पे फोकस करके काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है? तो गोकुल रिजर्वायर को, उदयपुर लेक को अभी यहां पे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो ऐसा क्या हुआ है कि इनको रामसर साइट का यहां पर दर्जा दिया है? क्या होता है रामसर साइट, सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। तो पहले आप समझो कि बिहार राज्य में ये दोनों आपको रामसर साइट देखने को मिलेंगे। रामसर साइट को बोला जाता है आर्द्र भूमि, बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आर्द्र भूमि। देखो, रामसर साइट जो है 1971 में ईरान में एक जगह है, उसका जगह का नाम है रामसर। तो यहां पर सभी देशों को बुलाया गया और यह तय किया गया कि दुनिया भर के जितने भी वेटलैंड्स हैं, जितने भी नदी, तालाब या झीलें हैं, जहां जहां थोड़ा थोड़ा पानी पाया जाता है, तो उसको हमें संरक्षित करना चाहिए। जब हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो आसपास की प्रजातियों को उससे पानी मिलेगा, इसके अलावा मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहेगी, ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। भाई, आपके आसपास तालाब है तो पानी जो है तालाब के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। तो बहुत सारे फायदे होते हैं मतलब इन सभी आर्द्र भूमि के। उस अब चूंकि ईरान में शहर रामसर है, वहां पे सभी देशों को बुलाया गया था, इसी वजह से जो भी साइट्स बनाना स्टार्ट किए गए उसको रामसर साइट बोलते हैं। अब देखो, भारत में जो रामसर साइट्स की संख्या जो हो गई है वो टोटल यहाँ पे 93 रामसर साइट भारत में हो चुके हैं, ठीक है। तो भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़ चुकी है। जो गोकुल जलाशय आपको देखने को मिलेगा बिहार में बक्सर में है, और उदयपुर झील ये वेस्टर्न चंपारण में रामसर साइट का इसको दर्जा मिल चुका है। और यहां पर हम बात करें तो रामसर साइट की संख्या 93 हो चुकी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला ये देश भी है, ध्यान में रखिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि 1971 में ईरान के शहर में रामसर है, 1982 में ट्रीटी साइन करी गई थी, और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? वो कौन सा जगह है? तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूं, पहले आप आंसर देखो। तो ये शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व वो होते हैं जहां पे
आपको पौधे और जानवर एक सर्टेन जगह पर यहाँ पे उनको बचाया जाता है, कंजर्व किया जाता है स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको अभी अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। और वैसे टोटल अब भारत में 20 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है, टोटल अगर हम बात करें। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे जीएसटी की, और जीएसटी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, उन सभी को यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, जो जीएसटी है उसकी जो नई दरें हैं, नया रेट्स है, ये कब से लागू होगी, कब से इंप्लीमेंट होगी। तो देखो आप 22 सितंबर से नई जीएसटी की दरें यहां पे लागू हो गई हैं। जानते हैं जीएसटी के बारे में। देखो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स जो लग रहा था, ये डायरेक्ट यहाँ पे टैक्स लगता है जीएसटी, और आपके फाइनल प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे 4 स्लैब थे, एक था 5%, एक था 12%, एक था 18% और एक था 28%। तो इसमें से 12% को डिलीट कर दिया है और 28% को डिलीट कर दिया है, और एक 40% एक और स्लैब है। तो जीएसटी 5% पे लगेगा, 18% पे लगेगा और 40% पे लगेगा। तो 5% जो जीएसटी है वो जो डेली वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, जो डेली आप यूज करते हैं, जैसे नमकीन हो गया, चाय पत्ती हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, तो जो डेली रोजमर्रा की चीजें उस पर 5% जीएसटी लगेगा। अब जैसे जो शिक्षा दे रहे हैं, जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, आप होटल जाते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। अगर कोई तंबाकू की बात करें, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, जितनी भी लग्जरी आइटम हो गई, उस पे जो जीएसटी लगेगा वो 40% तक यहाँ पे जीएसटी लगने वाला है। तो जो जीएसटी है वो आर्टिकल नंबर 279A में आता है जीएसटी ना, जहां पे जीएसटी की बात हम कहते हैं। जो पहला देश था जिसने जीएसटी को लागू किया था, तो पहला देश जिसने जीएसटी को लागू किया था फ्रांस था, और भारत 161 नंबर का देश है जिसने जीएसटी को लागू किया है। भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया था वो राज्य असम, और भारत का आखिरी यूटी जम्मू एंड कश्मीर है जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट कराया था, ठीक है। जीएसटी में जो एक काउंसिल होती है, जीएसटी परिषद होती है, एक यहां पर जीएसटी काउंसिल होती है, उसमें टोटल मेंबर की संख्या 33 होती है। वो 33 मेंबर, वो 33 मेंबर मिलकर के डिसाइड करते हैं कि भारत में किस प्रकार का जीएसटी रेट लेना है, भारत में जीएसटी का क्या रेट होना चाहिए। तो हर साल मीटिंग होती है, और ये जो जीएस 33 मेंबर होते हैं, इसमें वित्त मंत्री भी होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। तो अब केवल 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% यहाँ पे होंगे। 12% और 28% स्लैब को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तंबाकू शराब पर 40% तक का जीएसटी लगेगा, और साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बेबी प्रोडक्ट अब और भी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी, उन पर केवल 5% का जीएसटी लगेगा। जो आपकी दवाइयां हैं, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उस पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस पर आपको 0% जीएसटी यहां पर देना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता। देखो एक नाम आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है विजय केलकर। तो विजय केलकर कमेटी ने बताया था कि हमें भारत में किस प्रकार से जीएसटी को इंप्लीमेंट करना है, उन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है। तो यहां पर खाका तैयार करने वाली जो समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करें तो जीएसटी जो था 2016 में पेश हुआ था, और 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी लागू हो गया, और लागू करने वाला पहला राज्य असम, जो मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है,
और हम बात करेंगे यहां पर उपराष्ट्रपति की। और आइए जानते पूरा डिटेल से। तो सीपी राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? सीपी राधाकृष्णन भारत के 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी 15 नंबर के हैं, और देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो भी 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो प्राइम मिनिस्टर भी 15 नंबर के, राष्ट्रपति भी 15 नंबर के, और उपराष्ट्रपति भी 15-15 नंबर के हैं। तो हम बात करें तो एनडीए के कैंडिडेट हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति नेशनल डेमोक्रेटिक अलियांस के कैंडिडेट हैं, और इनके खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था तो बी सुदर्शन रेड्डी ने चुनाव लड़ा था, ठीक है, जो कि इंडिया गठबंधन से बिलोंग करते हैं। ये 15वें राष्ट्रपति यहां पे चुने गए हैं, उपराष्ट्रपति यहां पे चुने गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। इनका जन्म तमिलनाडु से हुआ था, तमिलनाडु में, और बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया। इन सभी जगहों पर ये राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो सीपी राधाकृष्णन के बारे में हम आपको सारी डिटेल्स बता चुके हैं। देखो, टोटल जो वोटर्स की संख्या थी, टोटल वोटर्स 781 थे। दोनों सदनों के सांसद जो मतदाता थे 781 थे, और इस पे वोटिंग करने वाले जो सांसद थे वो 767 थे। जो वैलिड वोट पड़े 752 वैलिड वोट पड़े, और इनवैलिड वोटों की संख्या 15 थी। मतलब यहाँ पे 15 अमान्य वोट हो गए थे। जो देश के उपराष्ट्रपति ने चुनाव जीता है, इसमें 60% इनको वोट मिला, 452 वोट मिले, और विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट प्राप्त हुए, और लगभग 40% इसका इनको यहाँ पे वोट मिला है, ठीक है, समझ गए आप। इसके पहले अगर आपसे पूछा जाए कि देश के उपराष्ट्रपति इसके पहले कौन थे, तो देश के उपराष्ट्रपति इसके पहले थे जगदीप धनखड़, और 21 जुलाई 2025 को इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बताया था कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारण के चलते इन्होंने रिजाइन किया था। और जो रेजिग्नेशन होता है जो देश को उपराष्ट्रपति देता है, वो आर्टिकल नंबर 67A के तहत रिजाइन करता है, और देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल 63 के तहत देश का उपराष्ट्रपति का पद होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आर्टिकल नंबर 66 में देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है, कि देश का उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो आर्टिकल 66 में बताया है, ठीक है। चलिए, ओके, तो मैंने आपको बताया है 63 आर्टिकल भारत के उपराष्ट्रपति के लिए होगा कि भारत एक राष्ट्रपति होगा। 64 आर्टिकल बताता है कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। 65 आर्टिकल बताता है अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, राष्ट्रपति रिजाइन करता है, या किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो यहाँ पे देश के राष्ट्रपति के रूप में जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। 66 बताता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, और 67 बताता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। वैसे उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 इयर्स का होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 69 बताता है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, ओथ के बारे में, और 68 बताता है उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर देश के वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, देश का वाइस प्रेसिडेंट किसी कारणवश से किसी भी प्रकार से उसको कोई समस्या हो गई, रिजाइन कर देता है। और आर्टिकल 70 बताता है कि जो भी देश का राष्ट्रपति होगा या उपराष्ट्रपति होगा, अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर फंस रहा है तो उसका निपटारा कहां पर होगा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला यहां पे सेटल होगा, ठीक है। तो जो भी मामला होगा, अगर कोई भी बदलाव करना है, कोई भी चेंज लाना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव संबंधित किसी मामले में, तो आर्टिकल नंबर 71 आपको ध्यान में रखना है। संसद के पास शक्ति होती, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो यहां पे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी बदलाव करना है तो पार्लियामेंट यहां पे करेगी। अगला प्रश्न देखेंगे वो होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड।
आप सभी की स्क्रीन पर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 में भारत को कौन सा रैंक यहां पे मिला है? ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम बात करें तो भारत की रैंक जो है वो 38 है। कितनी रैंक है? भारत का 38वां स्थान है। विश्व जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है कि कोई देश कितना इनोवेशन में अच्छा काम कर रहा है, आविष्कार के क्षेत्र में कितना बेहतरीन वर्क कर रहा है, ये इसलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है। तो भारत का स्थान इसमें 38 है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है वो कौन किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वीपो के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। ठीक है, अब हम बात करें कि जो ये इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान तो 139 आपको पता चल गया। जो पहले स्थान पे देश है वो स्विट्जरलैंड, जो इनोवेशन के मामले में सबसे टॉप में है। सेकेंड प्लेस पे स्वीडन है और थर्ड प्लेस पे अमेरिका है। इन तीनों का स्थान आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा जो मैंने आपको इंडेक्स बताई है। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण और डेफिनेटली ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और हम बात करने जा रहे हैं नेपाल के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कर्की बनी है। कौन बनी है? सुशीला कर्की नेपाल की इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर यहां पे अपॉइंट की गई है। आइए जानते हैं सुशीला कर्की क्यों बनी। आपको पता होगा कि नेपाल में सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे बैन लगाया गया। ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उस पे बैन लगा दिया, ट्विटर, फेसबुक, ऐसे बहुत सारे। तो जो जेनजी जनरेशन थी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थी, बहुत ज्यादा खफा थी कि ऐसा बैन कैसे लगा सकते हो आप। तो जेनजी जनरेशन ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपने वीडियो भी देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर को लात घूस से मारे गए, घरों को जलाया गया। तो उसके बाद वहां पे जो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ा और यहां पर आप देख पा रहे हो ये है सुशीला कर्की। सुशीला कर्की का रिश्ता भारत से भी जुड़ा हुआ है। तो आप बीएचयू का नाम जानते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई करी और सुशीला कर्की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस भी बनी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट नेपाल की, और यहां पे जन आंदोलन चला तो सुशीला कर्की देश की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त की गई जब तक चुनाव नहीं हो जाता है और ये पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करें तो जो केपी शर्मा ओली थे, है ना, केपी शर्मा ओली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रिजाइन करना पड़ा, उनको भागना पड़ा और इनकी भी जान बहुत मुश्किल में थी। बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद नया यहाँ पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जो सेना के प्रमुख हैं सुशीला कर्की के नाम पर उन्होंने सहमति जताई और देश का नया प्राइम मिनिस्टर सुशीला कर्की को बना दिया गया है। तो हम बात करें नेपाल की लोकेशन की, करंट स्टैटिक जीके भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप नेपाल की लोकेशन को गौर से देखो। उत्तराखंड नेपाल से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश जुड़ा है, बिहार जुड़ा है, पश्चिम बंगाल जुड़ा है, इधर सिक्किम जुड़ा है। तो 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा, 5 राज्यों के साथ नेपाल की बाउंड्री यहां पे स्पर्श होती है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और यहां पर आपको सार्क का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है और यहां पे नेपाली रुपया, यहां पे करेंसी का यूज होता है, नेपाली करेंसी यहां पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न है और ये अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न है। 77 नंबर के प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो अवार्ड है वो किसे मिला है?
77 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। तो इसमें ड्रामा सीरीज में द पिट को ये अवार्ड मिला है। किसको मिला है? द पिट को। आइए जानते पूरा डिटेल से। तो जो एमी अवार्ड्स होते हैं, देखो आपने अवार्ड सुना होगा ऑस्कर अवार्ड्स। तो जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे दुनिया में जितनी भी फिल्म प्रकाशित होती, पब्लिश होती, उनको यहाँ पे मिलता है। और एमी अवार्ड दिए जाते हैं टेलीविजन के सेगमेंट में। तो टेलीविजन में जो बेस्ट एक्ट्रेस और एक्टर होते हैं उनको यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। तो लॉस एंजलिस में पिकॉक थिएटर में ये यहाँ पर 77 नंबर के एमी अवार्ड दिए गए हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस, मोस्ट यहाँ पे रिनोन्ड अवार्ड है, टेलीविजन की इंडस्ट्री में दिया जाता है। और ये अवार्ड टीवी कार्यक्रम, कलाकार, तकनीकी टीमों को यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। तो एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज किसको मिला था? द पिट को। बेस्ट कॉमेडी सीरीज, कॉमेडी के सेगमेंट में द स्टूडियो को मिला। और बेस्ट लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज एडोलेसेंस को मिला है। ठीक है। लीड एक्ट्रेस जीन स्मार्ट थी हैक्स के लिए। लीड एक्टर सेथ रोगन थी द स्टूडियो के लिए। सपोर्टिंग एक्टर थे जैफ फिलर, समबडी समवेयर। और सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी हैना इनविंडर हैक्स के लिए। ठीक है। तो ये सारे अवार्ड्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम यहाँ पे अगला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से संबंध है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी 2025 हुआ। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुडा ने कौन सा मेडल यहाँ पे भारत को दिलाया है? तो मीनाक्षी हुडा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल यहाँ पे दिलाया, स्वर्ण पदक दिलाया। ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो ये चैंपियनशिप हुआ कहां पर? तो ये जगह है लिवरपूल इंग्लैंड। लिवरपूल इंग्लैंड में ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है। और जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मीनाक्षी हुडा ने 48 किलोग्राम पर गोल्ड मेडल जीता है। तो यहां पे जैस्मिन लंबोरिया का भी नाम ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नूपुर शेरोन ने यहां पे सिल्वर मेडल जीता है, नूपुर शेरोन ने। और पूजा रानी ने 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल यहां पे हासिल किया है। ठीक है। और यहां पर एमसी मेरी कॉम को आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार बॉक्सर है, मणिपुर से इनका संबंध है। 2002, 5, 6, 8, 10 और 18 में एमसी मेरी कॉम ने यहाँ पे बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। निकहत जरीन ने 22-23 में और सरिता देवी ने 2006 में। ठीक है, जो चैंपियन रह चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे बैलोन डी'ओर पुरस्कार की। तो बैलोन डी'ओर 2025 का पुरुष विजेता कौन बना है? Who has become the male winner of बैलोन डी'ओर अवार्ड? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इनका नाम है ओस्मान डेम्बेले। ओस्मान डेम्बेले बैलोन डी'ओर अवार्ड्स जीत चुके हैं। और बैलोन डी'ओर अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों, फ्रांस की एक फुटबॉल मैगजीन है, पत्रिका है, इसका नाम है। ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे दिए जाते हैं। हर साल उन खिलाड़ी को दिया जाता है जो साल में क्लब और देश के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन करता है। ठीक है। तो पुरुष बैलोन डी'ओर अवार्ड उस्मान डेम्बेले को मिला है, जो फ्रांस की पीएसजी क्लब के लिए खेलते हैं। और महिला बैलोन डी'ओर अवार्ड आयताना बोनमाती को मिला है, स्पेन बार्सिलोना से। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सितंबर के करंट अफेयर को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। आज हमने पार्ट 1 पढ़ा है और हमने लगभग इसमें 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। और अभी यहाँ पर आपको सितंबर महीने के 2 पार्ट्स आपको और मिल जाएंगे और यहाँ पर आपका ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर मंथ को भी पढ़ेंगे और अक्टूबर मंथ को पढ़ने के बाद अगस्त, जुलाई और जैसे जैसे पूरा समय जाएगा तो लगभग 15 से 20 लेक्चर में आपका पूरा करंट अफेयर हो जाएगा। आप बहुत 15 से 20 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेना है, कह के लेना है और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पढ़ते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप बहुत जल्द सभी सफल होने वाले हैं। बाय बाय।